बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 जरा मेरे साथ चलना। छोटा सा चैप्टर है और काम का चैप्टर है। रिकॉर्डिंग शुरू है जी। चैप्टर नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम। सबसे पहली बात है, गेम जो है ना वो प्रॉपर्टी इनकम में सारी की सारी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट से रिलेटेड है। सर जी सबसे पहली बात ये, रेंट किसका? लैंड का या बिल्डिंग का। ठीक हो गया, लैंड या बिल्डिंग का। इसमें तीसरी बात क्या है, आपने लैंड या बिल्डिंग किसी दूसरे बंदे को दिया और उसके बदले में जो पैसा वसूल किया वो रेंट। अच्छा, एक तरफ तो लैंड दे दी, एक तरफ बिल्डिंग दे दी, और उसके बदले में जो पैसा वसूल किया उसको बेची नहीं है, उसको इस्तेमाल करने के लिए दी है, यूज करने के लिए दी है, ऑक्यूपाई करने के लिए दी है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी, अब ये वाला चैप्टर आपने मालिक मकान बन के सोचना है, किराएदार बन के नहीं सोचना। मेरा जो है वो एक घर है जोहर टाउन में, वो मैंने किराए पर दिया हुआ। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने किराएदार को दे दिया, 1 तारीख को उसको चाबी हैंड ओवर कर दी, अगले महीने की 1 तारीख को मैंने किराया मांगा, वो कहते मैं तो भी शिफ्ट ही नहीं हुआ। तो किराया किस चीज़ का? तो सवाल है कि क्या मैं उससे किराया लूंगा या नहीं लूंगा? किस चीज़ का किराया होगा? वो उसने ना यूज़ किया है ना ऑक्यूपाई किया है, वो किस चीज़ का किराया होगा? राइट टू यूज़ का किराया होगा। सर जी यूज, ऑक्यूपाई, राइट टू यूज के अगेंस्ट जो मैं पैसे वसूल करता हूं उसको रेंट कहते हैं। और इसमें अगली एक और बात है, यूज, ऑक्यूपाई और राइट टू यूज जो मैं कहता हूं उसको रेंट कहते हैं। और इसमें अगली एक बात है, और वो बात क्या है? वो बात ये है, अगर मैंने किसी के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एक और बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो बिल्डिंग उस मालिक ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप खरीद लें। 30 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, 3 करोड़ रुपए हमने जमा करा दिए थे, बकाया 27 करोड़ रुपए 1 साल बाद जमा कराने थे। बाद में कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो हमने कहा यार अब तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। हमने उसको कहा यार हम नहीं खरीदना चाहते, हमारे पैसे हमें वापस कर दो। वो कहता है भाईजान कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था अगर आपने 1 साल बाद बकाया पैसे ना दिए तो जो बयाना आपने दिया था वो जब्त हो जाएगा। तो वो डिपॉजिट जो हमने किया था वो क्या हो गया? ये साथ वाला प्लॉट शेख साहब का है, शेख साहब वो 3 करोड़ रुपया खा गए। वो 3 करोड़ रुपया, वो 3 करोड़ का बयाना डिपॉजिट जो के फॉरफिट हो गया, जब्त हो गया बयाना, वो जिस बंदे ने वो खाया है उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में शामिल हो। रेंट की डेफिनेशन में 2 चीजें हैं, एक किराया, दूसरा बयाना जब्त होना। आ जाए जरा, एक किराया है, दूसरा बयाना जब्त होना है। याद रखिएगा इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद है ही किराए की इनकम, सिवाय वो वाला किराया जो एग्जेम्प्ट है। सर जी कोई ऐसा भी किराया जो एग्जेम्प्ट है? जी एग्रीकल्चर लैंड का किराया क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। फिर उसके बाद अगली बात, अगर रेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या रूल है? एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, वही रूल अप्लाई होगा। लेकिन ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता किस केस में? सेल्फ हायरिंग के केस में। सेल्फ हायरिंग के केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, और सेल्फ हायरिंग के केस में जो एक्चुअल रेंट आप वसूल करते हैं वो ही टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है। सर जी अगली बात सुने, अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया हुआ, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपने इन दोनों को इकट्ठा किराए पर दिया हुआ है 4 लाख रुपए का,
तो ये सारे का सारा किस हेड में टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर वो आपको खास तौर पे बता देता है कि बिल्डिंग अकेले का किराया 3 लाख है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा और ये बकाया कितना रह गया है? 1 लाख रह गया, ये इनकम फ्रॉम। अगर वो अलग-अलग ना बताए तो सारा अदर सोर्स में, और अगर वो अलग-अलग बता दे बिल्डिंग का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। डन हो गया सर जी? आगे चलता हूं सर। सर जी अगर जॉइंट ओनरशिप है, एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है, तो सबसे पहले क्या देखना है? उनका शेयर असर्टेनेबल है या नहीं है। अगर उनका शेयर असर्टेनेबल होगा, इसका मतलब है कि आपको पता है ए और बी का कितना कितना हिस्सा है, तो फिर क्या होगा? जितना ए का हिस्सा होगा वो ए की इनकम में शामिल हो जाएगा, और जितना बी का हिस्सा होगा वो बी की इनकम में शामिल हो जाएगा। 10 लाख रुपए का किराया था, 2 लाख रुपए के खर्चे थे, कितना रह गया था पीछे? 8 लाख रुपए। वो कहते हैं नेट रेंटल इनकम का मतलब होता है इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद जो किराया बचेगा वो ए और बी में तकसीम हो जाएगा। किस रेशो में? जितना उनका शेयर है। यानी इस केस में 3,20,000 ए की इनकम में शामिल होगा और 4,80,000 बी की इनकम में शामिल होगा। लेकिन अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं होगा, ये नहीं पता ए के कितने पैसे हैं और बी के कितने पैसे हैं, तो इसको पार्टनरशिप ट्रीट किया जाएगा और एओपी की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपको पता है एओपी में क्या करते हो? आप इनकम में से खर्चे लेस करते हो और जो बकाया अमाउंट आ जाती है उसमें से पहले क्या लेस करते हो? टैक्स लेस करते हो, और फिर उसको जो रह जाता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे तकसीम करते हो। इस तरह अगर शेयर असर्टेनेबल है तो को ओनर्स में वो तकसीम कर दिया जाएगा और हर ओनर अपनी इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स देगा। लेकिन अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है तो इनकम में से पहले टैक्स लगेगा, फिर वो को ओनर में या एओपी की तरह ट्रीट किया जाएगा। सर ये वाली बात आपके साथ हो गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं? रिपेयर का खर्चा माइनस करना है जो रेंट के 20% के बराबर होगा। याद रखने वाली बातें दो हैं। एक तो ये कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल है, रिपेयर हमेशा रेंट का 20% होगा, एक्चुअल खर्चा जितना भी हो। दूसरी बात है, ये बात सिर्फ ये सहूलत सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, लैंड के लिए नहीं है। इंश्योरेंस भी बिल्डिंग के लिए है। सर जी प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस जो है माइनस करने की इजाजत है। इंटरेस्ट ऑन लोन यूटिलाइज्ड फॉर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मॉर्टगेज चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन लोन यूटिलाइज्ड फॉर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग mortgage charges. Share of rental income including share towards appreciation in the value of property under HBFC और a schedule bank. सर जी आपने अगर किसी से ये बात की है कि मैं सूद नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? किराए का हिस्सा दे दूंगा, शेयर ऑफ रेंटल इनकम दे दूंगा, तो इसका क्या है भाईजान? अगर किराए का हिस्सा दे दूंगा, शेयर ऑफ रेंटल इनकम दे दूंगा, तो जो शेयर आप देंगे रेंटल इनकम का वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। ये बाज़ औक़ात रेंटल इनकम का शेयर भी होता है, बाज़ औक़ात एप्रिसिएशन का शेयर भी होता है। बहरहाल जो भी होगा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी कोर्ट। legal charges to defend the title of the property or any suit connected with the property कोर्ट। भाईजान आपके कोई भी लीगल चार्जेस जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए थे वो माइनस करने की इजाज़त होगी। दो तरह के आमतौर पे लीगल खर्चे होते हैं, एक तो कोई कब्जा हो जाए तो उसके वजह से खर्चा होता है, वो भी माइनस होता है। दूसरा आपने अगर कोई वकील रखा होता है टैक्स की कलेक्शन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो वो वाला खर्चा भी माइनस करने की इजाज़त होती है। वो कहता है इसके अलावा और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा है तो वो माइनस करने की इजाज़त होगी, लेकिन ये खर्चा 4% ऑफ रेंटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर 20% कहा था ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, वो सिर्फ बिल्डिंग का था। यहाँ पर 4% का है, ये सिर्फ बिल्डिंग का नहीं है, ये टोटल रेंट है।
यार पॉइंट समझ आ रहा है? ये टोटल रेंट है। तो ये वाली बातें अपने जहन में रखनी है, कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। सर क्या बैड डेट होता है? बिल्कुल बैड डेट होता है सर, यहां पर भी बैड डेट का सीन हो जाता है, इसको इररिकवरेबल रेंट कहते हैं। और क्या वो इनकम में से माइनस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। चूंकि ये एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है, तो ये आपने अगर ऑलरेडी उस रेंट को इनकम में शामिल करके टैक्स कर दिया हुआ है और बाद में वो रेंट आपको नहीं मिला, तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है किराएदारी का मुआहदा नेक नियती पर हो। दूसरी शर्त यह है डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी को विकेट कर दिया हो या हमने स्टेप्स ले लिए होंगे प्रॉपर्टी को विकेट कराना है। तीसरी शर्त क्या है कि डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है वो is not in occupation of any other property है। Legal proceedings have been initiated to recover unpaid rent or there are reasonable grounds to believe that legal proceeding would be useless। अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स। और जो अनपेड रेंट है वो पहले इनकम में शामिल था। भैया पहली तो बाद मैंने आपको ये बता दी कि पहले इनकम में शामिल हो। किराएदारी का मुआहदा नेक नीति पर हो। आपने किराएदार से जगह खाली करा ली है या स्टेप्स ले लिए जगह खाली कराने के, और वो किराएदार आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे यहाँ आपने यही हिसाब लगा लिया कि इस प्रोसीडिंग का उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो आप इसे इररिकवरेबल डेट के तौर पे इनकम में से माइनस कर सकते हो और ये इनकम में से माइनस हो जाएगा। आपने एक बार इररिकवरेबल कह के इनकम में से माइनस कर दिया, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। अगले साल उसने दोबारा आपको किराया अदा कर दिया। जब किराया दोबारा अदा करेगा दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। सर जी अगर कोई एक्सपेंस था, फॉर एग्जाम्पल 2018 में खर्चा किया गया था और वो 2019 में भी पे नहीं किया, 20 में भी पे नहीं किया, 21 में भी पे नहीं किया, 3 साल तक पे नहीं किया, तो अगर जिस साल खर्चा किया गया था वो साल खत्म होने के 3 साल तक उसको पे नहीं किया गया और वो अनपेड रहा है, लायबिलिटी रहा है, तो 2022 में दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा और जब दोबारा पे करेंगे तो दोबारा माइनस हो जाएगा। सर जी एडवांस, सर जी अगर आपको पता है जब किराया की बात करते हैं, रेंट पर कोई जगह देते हैं तो साथ उसके एडवांस भी लेते हैं। ये एडवांस या सिक्योरिटी होती है, ये दो तरह की होती है, एक होता है एडजस्टेबल और एक होता है नॉन एडजस्टेबल। सर जी जो तो एडजस्टेबल एडवांस होता है वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और जो एडजस्टेबल एडवांस नहीं होता वो किराएदार को रिटर्न करना होता। अब मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपया सिक्योरिटी है, 20,000 रुपया किराया है। अब तय पता क्या पाया है, मैं आपको 15,000 रुपया पे करूंगा, 5,000 रुपया आप सिक्योरिटी में से कटौती कर लेना, तो 1 महीने के बाद आपका सिक्योरिटी का बैलेंस कितना रह जाएगा, 95,000। फिर 15,000 अदा किया किराएदार ने, 5,000 रुपया सिक्योरिटी से कटौती हो गई, आपका कितना रह गया। यार आप गौर कर रहे हो, इस केस में ये 20,000 रुपया टैक्सेबल होगा और इस सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको कहते हैं एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, इसकी ये थीम है। और याद रखिएगा ये असल में होता ही है कि ये खुद ब खुद 5-5 हज़ार करके इनकम में शामिल हो तो रहा है, इसीलिए उसने आपकी किताब में लिखा हुआ कि ये ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाता है, खुद ब खुद ही टैक्स हो जाता है, इसको अलहदा से टैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ अगर ये नॉन एडजस्टेबल है, हमारे यहाँ आमतौर पे ये चलता है, सिक्योरिटी खाली, जब मकान खाली करके दोगे तब मुझसे पैसे वापस, यही होता है ना, मकान खाली करके दोगे तब मुझसे सिक्योरिटी ले लेना। सिक्योरिटी 1 लाख किराया 20,000, सिक्योरिटी 1 लाख किराया 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय
12, कितना आ गया 2,40,000। सिक्योरिटी का क्या करेंगे? सिक्योरिटी का क्या करेंगे? 1,00,000 सिक्योरिटी है भाईजान। उसने कहा चूंकि ये जब खाली हैंगा होगा तब वापस करनी है, तो इस सिक्योरिटी को डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे। तो टोटल किराया कितना बन गया? जिस साल सिक्योरिटी वसूल की उस साल इनकम में शामिल करेंगे। कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए। जिस साल सिक्योरिटी वापस की उस साल इनकम में शामिल नहीं। जिस साल वसूल की डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे। जिस साल वापस की उस साल माइनस, जिस साल वापस की उस साल शामिल नहीं करेंगे। जिस साल वसूल की उस साल शामिल करेंगे 10 सालों के लिए। और तीसरी बात उससे भी अहम है, वो क्या है? अगर नई सिक्योरिटी वसूल की और पुरानी वापस कर दी, तो न्यू सिक्योरिटी माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है डिवाइड बाय 10 करेंगे। न्यू सिक्योरिटी माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो बात बनेगी। लो सर, ये सारी डिस्कशन थी हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में।